पिछले हफ्ते रविवार को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के साथ अमेरिका, भारत और यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि खाड़ी के देशों में अमेरिका अपनी रणनीति में भारत को खासा तवज्जो दे रहा है। अरब वर्ल्ड में भारत की नई संभावनाओं की बात कही जा रही है। थिंक टैंक द विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कगलमैन ने अमरीकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी में लिखा है कि सऊदी अरब में तीनों देशों के एनएसए ने मिलकर जो प्रस्ताव रखा है उससे यह संकेत मिलता है कि भारत और यूएई इंडो पैसिफिक के अलावा मध्य पूर्व में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए मिलकर काम करने की ओर बढ़ रहे हैं। माइकल कगलमैन ने लिखा है, बाइडेन प्रशासन का मानना है कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के जरिए ही मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सकता है। पश्चिम एशिया में उथल पुथल का दौर चल रहा है। अरब के देश आपसी शत्रुता भुला फिर से साथ आ रहे हैं। ईरान और सऊदी करीब आ रहे हैं तो सीरिया को फिर से अरब लीग में शामिल कर लिया गया है। सऊदी अरब के किंग ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को अरब लीग समिट में शामिल होने के लिए रियाद बुलाया है। दूसरी तरफ ईरान, तुर्की और सीरिया के विदेश मंत्री रूस पहुंचे हैं। साल 2011 में सीरिया में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद इस तरह की पहली उच्च स्तरीय बैठक है। कहा जा रहा है कि रूस तुर्की और सीरिया के बीच सघन सामान कराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का अमेरिका और यूएई के एनएसए के साथ सऊदी अरब में मिलना मायने रखता है। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो सी राजा मोहन ने लिखा है कि खाड़ी के देशों में भारत और अमेरिका की गर्मजोशी भारत की पारंपरिक नीति से बिल्कुल अलग है। उन्होंने लिखा है कि मध्य पूर्व में नेहरू की नीति रही थी कि भारत यहां अमेरिका का विरोध करे या उससे दूरी बनाकर रखे, लेकिन 2021 में अमेरिका के नेतृत्व में I2U2 में शामिल होकर भारत ने खुद पर थोपे वैचारिक वर्जना को तोड़ दिया था। I2U2 में इसराइल, इंडिया, यूएई और अमेरिका शामिल हैं। सी राजा मोहन ने लिखा है, मध्य पूर्व में अमेरिका से हाथ मिलाना एकमात्र वर्जन नहीं था जिसे मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति तोड़ी है। भारत ने उस विचार को भी खारिज कर दिया कि इसराइल के साथ दोस्ती खुलकर नहीं दिखानी है। मोदी सरकार ने अरब के दो अहम देशों सऊदी अरब और यूएई के साथ असहज संबंध को भी ठोस रणनीति साझेदारी में तब्दील कर दिया है। कुछ साल पहले तक खाड़ी के सुन्नी किंगडम में भारत का अमेरिका और इसराइल के साथ आना कल्पना के तौर पर भी खारिज कर दिया जाता, लेकिन अब भारत इस इलाके में अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब के साथ खुलकर सामने आ रहा है। गल्फ में अमेरिका एकमात्र पश्चिमी शक्ति नहीं है जिसके साथ भारत काम कर रहा है। गल्फ में फ्रांस भी भारत का अहम साझेदार बनकर उभरा है। यूएई और फ्रांस के साथ भारत त्रिपक्षीय वार्ता कर रहा है। सी राजा मोहन का कहना है, मध्य पूर्व में नेहरू के ऐतिहासिक जियोपॉलिटिकल भूमिका से पीछे हटने के कारण पाकिस्तान एंग्लो अमेरिकन रणनीति में अहम बन गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर A.K. महापात्रा को ऐसा नहीं लगता है कि नेहरू की नीति के कारण पाकिस्तान अरब में पश्चिम के देशों के लिए खासा बना हुआ था। महापात्रा कहते हैं, सोवियत यूनियन में 1979 में जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर इस हमले को चुनौती दे रहे थे। क्या नेहरू को इस लड़ाई में सोवियत यूनियन के खिलाफ हो जाना चाहिए था? सऊदी अरब के सुन्नी कट्टरपंथ से पाकिस्तान का क्या संबंध रहा है? यह किसी से छुपी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें नेहरू की नीति की कोई गलती थी। तब हालात बिल्कुल अलग थे और अब हालात बिल्कुल अलग हैं। महापात्रा कहते हैं, मोदी की मध्य पूर्व नीति में खुलकर इसराइल के साथ आना बदली विश्व व्यवस्था के अनुरूप तो है ही, बीजेपी के लिए घरेलू राजनीति में भी यह मुफीद है। जब इस्लामिक देश इसराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड के तहत रिश्ते सामान्य कर रहे थे तो भारत क्यों पर्दे के पीछे रहता? मोदी सरकार की तो इसराइल से वैचारिक करीबी भी है। मनमोहन सिंह की सरकार गठबंधन सरकार थी, इसलिए उनकी मजबूरी थी। इसी मजबूरी की वजह से वह इसराइल के साथ खुलकर नहीं आते थे। बीजेपी के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी।
शीत युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी खेमे में नहीं रहने का फैसला किया था और गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब खुलकर अमरीकी खेमे में थे। हालांकि बाद में भारत की गुट निरपेक्षता सोवियत यूनियन की ओर झुकी मालूम होती है। 1955 में बगदाद पैक्ट इलाके में कम्युनिस्ट खतरों से बचने के लिए बना था। बगदाद पैक्ट में ब्रिटेन, इराक, ईरान और तुर्की के साथ पाकिस्तान भी अहम हिस्सा था। बगदाद पैक्ट को तब डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन कहा गया था। इसमें पांचों देशों ने अपनी साझी राजनीति, सेना और आर्थिक मकसद हासिल करने की बात कही थी। यह नेटो की तर्ज पर ही था। 1959 में बगदाद पैक्ट से इराक बाहर हो गया था। इराक के बाहर होने के बाद इसका नाम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। बगदाद पैक्ट को भी सोवियत यूनियन के खिलाफ देखा गया। दूसरी तरफ भारत गुट निरपेक्षता की बात करते हुए भी सोवियत यूनियन के करीब लगता था। सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती के बारे में साल 2008 में ब्रूकिंग्स इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के सीनियर फेलो और निदेशक ब्रूस रिंडल ने लिखा था कि 1960 के दशक से अरब वर्ल्ड के बाहर पाकिस्तान को सऊदी अरब से जितनी मदद मिली उतनी किसी को नहीं मिली। मिसाल के तौर पर मई 1998 में पाकिस्तान जब यह तय कर रहा था कि भारत के 5 परमाणु परीक्षणों का जवाब देना है या नहीं, तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हर दिन 50,000 बैरल तेल मुफ्त में देने का वादा किया था। इससे पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के बाद पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से लड़ने में काफ़ी मदद मिली थी। अगर पाकिस्तान मध्य पूर्व में पश्चिम समर्थित गुटों में अब भी प्रासंगिक बना रहता तो भारत इस इलाके में पश्चिम के लिए शायद ही इतना अहम बनता। प्रोफेसर महापात्रा को लगता है कि गल्फ की जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से बदल रही है उसमें पाकिस्तान अब अप्रासंगिक हो गया है। पाकिस्तान को 1950 के दशक में एक उदार मुस्लिम राष्ट्र के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब उसकी पहचान कट्टर इस्लामिक अतिवाद से सहानुभूति रखने वाले के रूप में बन चुकी है। बदलती जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान अब पश्चिम के लिए अप्रासंगिक हो गया है और वह चीन के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ पश्चिम और चीन के रिश्ते लगातार तल्ख हो रहे हैं। जेएनयू में मध्य एशिया और रूसी अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार के मुताबिक मोदी सरकार ने गल्फ के बदलते समीकरण को ठीक से समझा है और इसी हिसाब से सार्थक कदम उठाए हैं। राजन कुमार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद खाड़ी के इस्लामिक देशों का चुप रहना बताता है कि चीज़ें बदल चुकी हैं। ये वही सऊदी अरब है जो कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ रहता था। 9 मई को इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन नई दिल्ली आए थे। कोहेन ने इस दौरे में कहा कि भविष्य में अरब के ट्रेन के जरिए भारत का सामान इसराइल के हाफिया पोर्ट आएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ओर से आयोजित इंडिया इसराइल बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए एली कोहेन ने कहा था, हमारा विज़न है कि इसराइल खाड़ी के अरब देश और भारत पूरब से पश्चिम का दरवाज़ा बने। भारत के सामान अरब के पोर्ट पर आएंगे और यहां से ट्रेन के ज़रिए इसराइल के हाफिया पोर्ट पहुंचेंगे और फिर यहां से यूरोप भेजे जाएंगे। कहा जा रहा है कि भारत मध्य पूर्व का ब्रेड बास्केट बनना चाहता है और इसराइल को भारत के इस लक्ष्य में अहम सहयोगी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।